साल था 1564 का। अकबर की मुगलिया फौज गढ़मंडल की ओर बढ़ती चली आ रही थी। इधर रानी दुर्गावती भी इस होने वाले हमले से बेखबर नहीं थी। उनके यहाँ मंत्रियों की आपातकालीन बैठक चल रही थी। इसी बैठक में दीवान अधर कायस्थ ने मुगलों की विशाल फौज से न लड़ने का और अकबर से समझौता करने का प्रस्ताव रानी दुर्गावती के सामने रखा। रानी अपनी शक्ति और कूटनीति की आवश्यकता समझ रही थी, पर चंदेल राजपूतों का स्वाभिमानी खून उनकी नसों में तेजाब बनकर बहता था। साथ ही वे यह जानती थीं कि मुगलों से समझौता हरम की शर्त पर ही होता है। उनके राज्य की सैकड़ों स्त्रियों को वहशत की मार झेलनी होगी। रानी दुर्गावती ने कुछ पल सोचा, फिर गरज कर कहा, हमला उन्होंने किया है तो हम बराबर जवाब देंगे। बस युद्ध का स्थल हम चुनेंगे और इसीलिए हमारी सेना को अभी कूच करना होगा। फैसला हो चुका था। युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे और नर्राई की पहाड़ी पर गोंड एवं चंदेल योद्धा अपनी वीरता का रक्त रंजित इतिहास लिखने उमड़ने लगे। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन रानी की सेना को विजय भी प्राप्त हुई, पर फिर एक भावनात्मक गलती ने विजय का रुख पराजय की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद जो भी घटित हुआ वह निश्चित रूप से आपकी आंखों से गंगा जमुना बहा देगा। वह कहानी आपके हृदय को पिघलाकर विदीर्ण कर देगी। तो क्या थी वह भावनात्मक गलती और कैसे 16 वर्षीय पुरगढ़ा की राजकुमारी को, जिनका विवाह रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण से तय था, और रानी दुर्गावती की बहन को अकबर के हरम में पहुंचा दिया गया? क्या है चौरागढ़ किले के दर्दनाक जौहर की दास्तान और रानी दुर्गावती की पूरी कहानी क्या है? आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। अब आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया और मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसकी मौत के बाद 1530 में हुमायूं को मुगल सल्तनत की कमान मिल गई, लेकिन हुमायूं का राज केवल 10 साल रहा। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी सल्तनत खड़ी की। इसी दौरान मध्य भारत में अलग अलग वंशों और राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। इनमें सबसे मजबूत था गोंडवाना राज्य, जिस पर गोंड वंश का शासन था। आज के हिसाब से विदर्भ का पूर्वी इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, ये सब मिलकर गोंडवाना बनते थे। गोंडवाना में भी 4 रियासतें थीं, जिनमें से सबसे मजबूत थी गढ़ मंडल, जो कि आज के हिसाब से जबलपुर के आसपास का इलाका होता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में उधर लोधी और बाबर की लड़ाई चल रही थी। तभी गढ़ मंडल एक छोटा सा राज्य था। 48वें गोंड राजा संग्राम शाह के कमान संभालने के बाद उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और आसपास के 52 दुर्गों पर अधिकार कर लिया। गढ़मंडल गोंड राजाओं की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक बनकर उभरा। उनके पास 1000 हाथी, 20,000 घुड़सवार सैनिक और एक बड़ी सेना थी। गोंडवाना के पास में चंदेल राजपूतों का राज्य महोबा था। इस राज्य पर राजा कीरत राय का शासन था। चंदेलों ने कभी महमूद गजनी का सामना किया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन 1530 तक आते आते चंदेल एक छोटे से हिस्से में सिमटकर रह गए थे। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उसी साल चंदेल वंश में 5 अक्टूबर को एक राजकुमारी का जन्म हुआ। दुर्गाष्टमी के दिन पैदा होने के कारण उनका नाम रखा गया दुर्गावती। हालांकि कई अन्य स्रोतों में और विकिपीडिया में जन्म की तारीख 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी बताई गई है। दुर्गावती ने अपना बचपन कलिंजर के किले में गुजारा। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी का शौक था। वे हथियार चलाने में माहिर थीं। अकबरनामा में अबुल फजल ने दुर्गावती के लिए लिखा है कि वो बंदूक चलाने और निशानेबाजी में माहिर थीं और लगातार शिकार पर जाया करती थीं। उनके बारे में एक और किस्सा मशहूर है कि शिकार के दौरान उन्हें कोई बाघ दिख जाता तो वो जब तक उसे निशाना नहीं बना लेती पानी नहीं पीती थीं। राजकुमारी दुर्गावती इसी तरह से बड़ी होने लगी। जब वे थोड़ी बड़ी हुईं तो उनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्यों में फैलने लगे और उनके युद्ध कौशल के किस्से भी अगल बगल के राज्यों तक जाने लगे।
धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और उनकी सुंदरता और वीरता भी उनके उम्र के साथ ही दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। उनकी इस सुंदरता और वीरता की खबर गढ़ मंडल तक भी पहुंची। उस समय संग्राम शाह के बड़े बेटे का नाम था दलपत शाह। उनकी शादी की उम्र हो चली थी। संग्राम शाह चाहते थे कि उनकी शादी किसी कुलीन राजकुमारी से हो। राजकुमारी ने दलपत शाह की वीरता के किस्से सुने थे, लिहाजा उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। चंदेलों की तब पड़ोस के कालाचुरी राजाओं के साथ दुश्मनी थी। दुर्गावती को एहसास था कि अगर गोंड वंश से रिश्ता जुड़ जाए तो चंदेलों की शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन राजा कीरत राय शादी को तैयार नहीं थे। कीरत राय एक क्षत्रिय थे और गोंड वंश वाले गोंड वंशी थे। क्षत्रियों का विवाह गोंड वंश में नहीं होता था और इन्हीं सब को लेकर राजा कीरत राय इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अंत में जब संग्राम शाह जी ने देखा कि किसी भी विनय का, किसी भी विनती का, किसी भी संदेश का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे अपने विशाल फौज को लेकर कलिंजर के किले के पास जा पहुंचे। तब तो कीरत राय को हार माननी ही पड़ी। 1542 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ हो गया और दुर्गावती रानी दुर्गावती बन गईं। उस वक्त उनकी उम्र थी 18 वर्ष। 1545 में जब शेर शाह सूरी ने कलिंजर के किले पर आक्रमण किया तो गढ़ मंडल ने चंदेलों की मदद की। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की मौत हो गई और उसी साल रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया वीर नारायण। जब वीर नारायण 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता दलपत शाह का निधन हो गया। ऐसे में गद्दी पर बिठाया गया वीर नारायण को, लेकिन चूंकि उनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी इसलिए वे राज्यकाज का संचालन करने में असमर्थ थे। तब अपने बेटे के नाम पर रानी दुर्गावती ने शासन का भार संभाला और वे राजकाज का काम देखने लगी। उधर शेरशाह सूरी के बाद मालवा पर सुजात खान ने कब्जा कर लिया। मालवा और रीवा रानी दुर्गावती के राज्य से सटे हुए राज्य थे। 1555 में मालवा की बागडोर उसके बेटे बाज बहादुर खान के हाथ में आई। बाज बहादुर ने 1556 ईस्वी में गढ़ मंडल पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि अभी जो राजा है वह मात्र 10 या 11 वर्ष का बालक है और एक रानी, एक स्त्री कमान संभाल रही है तो वह कितनी वीर होगी। लेकिन हमला करने के बाद उसके मन में चल रहे सभी ख्याली पुलाव कच्चे ही रह गए। इस लड़ाई में उसे रानी दुर्गावती के हाथों हार मिली और इतनी करारी हार मिली कि उसने दोबारा कभी गुंडवाना की तरफ नजर नहीं डाली। इसी साल यानी कि 1556 में ही हुमायूं का भी इंतकाल हो गया और अकबर ने गद्दी संभाल ली। गद्दी संभालते ही उसकी नजर मालवा पर पड़ी, क्योंकि अकबर ने जब गद्दी संभाली थी तो वह भी अभी बच्चा ही था और उसके नाम पर माहम आंगा, जो कि उसकी दाई थी, और उसके वजीर शासन किया करते थे। उन लोगों ने मालवा की तरफ नजर घुमाई। 1561 ईस्वी में अकबर ने अपने जनरल अधम खां को मालवा पर हमला करने के लिए भेजा। इस अधम खां की कहानी भी बड़ी रोचक है। जब अकबर पैदा हुआ तब हुमायूं दर दर भटक रहा था। उसका लालन पालन जिस दाई ने किया था उसका नाम था महाम अंगा। अकबर जब राजगद्दी पर बैठा तो महाम अंगा का ओहदा बहुत बड़ा हो गया। अकबर उसे अपनी मां से भी ज्यादा मानता था। महाम आंगा का एक बेटा था जिसका नाम था अधम खां। उसे अकबर अपने भाई की तरह प्रेम करता। उन दिनों मालवा का जो राजा बाज बहादुर था उसकी रानी थी रानी रूपमती। रूपमती बड़ी ही सुंदर थी। उसकी रूप की चर्चा चारों तरफ थी। उसकी खूबसूरती को देखकर अधम खां उस पर मोहित हो गया। अधम खां को जब मालवा पर कूच का पता चला तो उसने सबसे पहले अपना ही नाम आगे कर दिया और इसकी एक बड़ी वजह थी धन दौलत के साथ उसकी नीयत रानी रूपमती को हड़पने की भी थी। अधम खां एक बड़ी मुगलिया फौज लेकर मालवा की तरफ कूच किया। मालवा की सेना छोटी थी और बाज बहादुर इस युद्ध में हार गया। इस युद्ध में हारने के बाद बाज बहादुर तो भाग गया, लेकिन रानी रूपमती वहीं किले में फंस कर रह गई। जब रानी रूपमती को अगवा करने के लिए अधम खां वहां पहुंचा तो उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि रानी रूपमती एक हिंदू राजकुमारी थी। उसे अपनी इज्जत अपने प्राणों से अधिक प्यारी थी। जब अधम खां ने मालवा के महत्वपूर्ण किले मांडू पर कब्जा कर लिया तो रानी रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मालवा जीतकर अधम खां ने अकबर के पास थोड़े बहुत हाथी घोड़े भिजवाए, लेकिन अधिकतर धन संपदा अपने ही पास रख ली। अकबर को जब यह खबर लगी तो वो खुद सेना लेकर मालवा पहुंचा
और अधम खां को जीती हुई धन संपदा अकबर को लौटानी पड़ी। आप गौर करके देखिए कि कैसा परिवार है। एक ऐसा दाई का लड़का जिसको अकबर ने इतनी बड़ी इज्जत बख्शी और उसे सेनापति बनाकर सेना दिया, उसे मालवा पर कब्जा करने के लिए सहायता दी, वह जीत के बाद अकबर से ही मुंह फेर लेता है और फिर अकबर को वहां जाना पड़ता है। कैसी परवरिश है। अकबर अधम खां की इस हरकत से बड़ा ही क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी उसने महाम आंगा के बेटे होने के कारण अधम खां को उस वक्त माफ कर दिया। लेकिन 1562 में उसकी एक हरकत ने अकबर के सब्र का बांध तोड़ दिया। हुआ यह था कि साल 1562 में अधम खां ने अकबर के वकील मुतलक अतगा खान की हत्या कर दी। वकील मुतलक तब मंत्री पद में सबसे वरिष्ठ पद होता था और अतगा खां अकबर के एक प्यारे वजीर थे। तब अकबर ने क्रोध में भरकर अधम खां को सर के बल उल्टा करके छत से गिराने का आदेश दिया। जब पहली बार अधम खां को गिराया गया तो वह जिंदा बच गया, क्योंकि छत 10 ही फीट की थी। उसे बहुत चोट लगी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। पर अकबर उसे माफ करने के मूड में नहीं था। उसने दोबारा उसे छत से गिरवाया और इस प्रकार अधम खां की मृत्यु हो गई। इधर जब यह सब हो रहा था तो उसी दौरान बाज बहादुर ने फिर से मालवा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अकबर और उसके सेनापति तो इन सब कामों में व्यस्त थे। उधर युवराज वीर नारायण की भी उम्र विवाह करने की हो चली थी। रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर उन्हें सौंपनी चाहिए, तो वीर नारायण ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मां, जब तक आप हो आप ही रानी बनो। मैं जैसे यहां पर राज्य का संचालन पीछे से करता हूं वैसे करता रहूंगा। कितना प्रेम है माँ बेटे में। और यहाँ एक वंश है जहां पर बेटा अपने ही पिता को कैद करके गद्दी पर कब्जा कर लेता है। अब रानी दुर्गावती ने वीर नारायण के विवाह का निश्चय किया। उस समय पुरगढ़ा के राजा की 16 वर्षीय पुत्री अत्यंत ही सुंदर थी। दुर्गावती ने उससे वीर नारायण के विवाह का प्रस्ताव भेजा। पुरगढ़ा के राजा ने स्वीकृति के साथ एक निवेदन पत्र भी भेजा कि विवाह की समस्त रस्म पुरगढ़ा में करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अकबर के प्रस्ताव समस्त उत्तर भारत के राजवाड़ों को गए हैं कि वे अपनी कन्याओं के डोले आगरा भेजें। यही प्रस्ताव पुरगढ़ा भी आया है। अतः विवाह की रस्म गोंडवाने की राजधानी गढ़ कटंग में पूरी की जाए तो फिर विघ्न की आशंका नहीं रहेगी। इसी योजना के अनुसार राजकन्या गढ़ कटंग पहुंचा दी गई, लेकिन अकबर के गुप्तचर फकीरों के वेश में सारे भारत में फैले हुए थे। उसे सूचना मिल गई कि पुरगढ़ा की राजकन्या गोंडवाना पहुंच गई है। सुंदर स्त्रियों और धन के लोभी अकबर ने बुंदेलखंड में डेरा डाले पड़े कड़ा के सूबेदार अपने सेनापति आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण का हुक्म दिया। तब तक बाज बहादुर ने मालवा कब्जा ही लिया था, इसीलिए सबसे पहले आसफ खां ने मालवा पर चढ़ाई की। उसकी सेना विशाल थी और एक बार फिर बाज बहादुर को हार का सामना करना पड़ा। आसफ खां मालवा जीतने में कामयाब हो गया। मालवा पे कब्जा करने के बाद आसफ खां ने रीवा पे चढ़ाई की। उसे भी मुगलिया रियासत में शामिल कर लिया। रीवा और मालवा मुगलों के कब्जे में थे, यानी कि गढ़मंडल दोनों तरफ से घिर चुका था। रानी दुर्गावती को पता था कि आज या कल मुगल उन पर भी हमला करेंगे। इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1564 में आसफ खां ने गढ़मंडल पर हमला कर दिया। गढ़मंडल के मुकाबले मुगलों की सेना कहीं अधिक बड़ी थी। रानी दुर्गावती के वजीर अधर सिंह ने उन्हें संधि करने की सलाह दी। तब रानी ने जवाब दिया कि बिना स्वाभिमान के जीने से इज्जत की मौत पाना कहीं बेहतर है। चूंकि रानी को इस युद्ध का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को पहले ही तैयार कर दिया था। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि आसफ खां आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपनी मंत्रियों की बैठक में यह फैसला किया कि हमें आगे बढ़कर अपने हिसाब से युद्ध स्थल का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मुगलिया फौज बहुत बड़ी है और हमारी फौज उनके मुकाबले छोटी है। इसलिए यदि स्थल हमारा रहेगा तो हमें फायदा होगा। और इसीलिए रानी अपनी सेना लेकर नर्राई नाला पहुंची। ये एक पहाड़ी इलाका था। इसके दोनों तरफ गौड़ और नर्मदा नदियां बहती थीं। पहले हमले में रानी के फौजदार अर्जुन दास की मौत हो गई। तब रानी ने खुद फौज की कमान संभाली। मुगल सैनिक तराई के इलाके में पहुंचे तो रानी ने खुद ही कमान संभालते हुए मुगलों पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रानी दुर्गावती की सेना को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन पहले युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। मुगलों का मनोबल टूट रहा था।
और इधर रानी के सैनिक अपने मनोबल से बढ़े चढ़े हुए थे। लेकिन रानी समझ रही थी कि संख्या बल बहुत अधिक है, मुगलों के पास सेना ज्यादा है और हमारे पास कम है। इसलिए उन्होंने शाम की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि रात में ही आक्रमण करके हम मुगलों को पराजित कर देंगे। लेकिन उनके मंत्रियों ने प्राचीन नियमों का हवाला देते हुए यह कहकर लड़ने से मना कर दिया कि हम हिंदू हैं, शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद हम युद्ध नहीं करते हैं। और यही एक भावनात्मक गलती थी जो उस कूटनीति में, उस युद्ध स्थल में रानी की हार बनने वाली थी। सुबह होते ही दुगनी मुगलिया फौज आसफ खां के साथ आ जुटी। दूसरे दिन के युद्ध में आसफ खां ने अपने दाएं बाएं के 10,000 सवारों को घूमकर दुर्गावती की फौजों के पीछे से तीर बरसाने का हुक्म दिया। सामने से 10,000 घुड़सवार हिंदू फौजों से लड़ने में लगे हुए थे। तीन ओर के हमले से हिंदू सैनिक परेशान हो उठे। तब दुर्गावती अपने 1,000 हाथियों के साथ मुगलों की बीच वाली सेना पर टूट पड़ी। एक विशाल हाथी पर रानी दुर्गावती सवार थीं। उनके हाथी का नाम सरमन था। चारों ओर थे उनके अंगरक्षक घुड़सवार। पास ही एक अन्य हाथी पर 18 वर्षीय वीर नारायण मां की सहायता कर रहे थे। दोपहर बाद प्रारंभ हुए इस युद्ध में 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों ओर के सैनिक थककर चूर हो गए। तब संध्या 4 बजे आसफ खां ने अपने ताजा 20,000 घुड़सवारों के साथ दोबारा हमला किया। थके हुए हिंदू सैनिक इन तरोताजा घुड़सवारों का सामना नहीं कर पाए। सैनिक मरते गए और कतारें टूटती गईं। वीर नारायण ने 3 बार मुगलिया सैनिकों को पीछे किया, लेकिन उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि वे फिर वापस चढ़ते चले आते थे। बढ़ते मुगल सैनिकों ने दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण को घेर लिया। दोनों की रक्षा में लगी हुई कतारें टूटने लगी थीं। अब मां और बेटे पूरी तरह घिर चुके थे, किंतु क्रोध से उफनती शेरनी रानी दुर्गावती मुगलों के लिए काल बन गई। दुर्गावती के धनुष से चले तीर मुगलों के कवच चीर कर उन्हें मौत की नींद सुलाने लगे। इधर मुगलों के बाण की वर्षा से वीर नारायण घायल हो गए, लेकिन मां के वीर बेटे ने रणक्षेत्र नहीं छोड़ा। वह घायल होने के बाद भी मुगलों पर तीर बरसाता रहा। तभी रानी दुर्गावती ने अपने महावत को वीर नारायण के हाथी के पास अपना हाथी ले चलने का आदेश दिया। रणक्षेत्र में अटे पड़े मुगल घुड़सवारों के बीच से लड़ती भिड़ती रानी दुर्गावती अपने बेटे के पास पहुंची और वीर नारायण से पीछे हटकर चौरागढ़ चले जाने को कहा। लेकिन बालक वीर नारायण हटने को तैयार नहीं था। बड़ी समझाने के बाद उसके अंगरक्षक उसे रणक्षेत्र से निकाल लाने में सफल हुए। इधर दुर्गावती चट्टान बनी मुगलों का मार्ग रोके रही। अंधेरा घिरने लगा था। दोनों ओर के सैनिक पीछे हटकर अपने शिविरों को लौटने लगे थे। मृतकों की देह रणक्षेत्र में ही पड़ी रही और घायलों को उठा उठाकर शिविर में लाया जा रहा था। दुर्गावती ने रात्रि में ही बचे खुचे सैनिकों को एकत्र किया। बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। रानी जानती थी कि अब जीतना संभव नहीं है, इसलिए वीर नारायण के साथ 10,000 घुड़सवार भी भेज दिए थे। कुल 5,000 घुड़सवार और 500 हाथी दूसरे दिन के युद्ध के लिए शेष बचे थे। पराजय निश्चित थी। यह सब देखकर रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के पास एक संदेश भेजा। बेटा, अब तुम्हारा मुख देखना मेरे भाग्य में नहीं है। अपना इलाज करवाना व भावी युद्ध के लिए तैयार रहना। मैं हटूंगी नहीं। मुझे तेरे पिता के पास स्वर्ग जाना है। मेरे मरने के बाद गोंडवाने की रक्षा करना। भगवान यदि सफलता दें तो अच्छा है, लेकिन यदि पराजय हुई तो हिंदू महिलाओं को इनके हाथों में मत पड़ने देना। उन्हें अग्नि देवता को सौंप देना। समय नहीं है, अतः युद्ध के पहले ही जौहर की व्यवस्था कर लेना। रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को वापस इसीलिए भेजा था कि वे जानती थीं कि मुगल उस गढ़ तक पहुंचेंगे और फिर वहां की महिलाओं के साथ बर्बरता करेंगे। अतः जौहर की पूरी व्यवस्था करने और उन महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने पुत्र को उन्होंने पीछे भेज दिया था। अपने पुत्र को समाचार भेज रानी दुर्गावती अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शिविर से निकली। उनके सामने खड़ा था विशाल मुगल फौज का रिसाला। कल के युद्ध में उनकी बड़ी सेना होने के कारण उनकी क्षति कम हुई थी। दुश्मन के निकट पहुंचकर दुर्गावती ने हाथी के हौदे में खड़े होकर अपने सैनिकों पर एक नजर फेरी और अपना धनुष उठाकर गरज पड़ी, हर हर महादेव। सैनिकों ने भी विजय घोष किया, हर हर महादेव। और हिंदू सैनिक मृत्यु का आलिंगन करने मुगल सेना पर टूट पड़े। 500 हाथियों पर बैठे 1,000 सैनिक और साथ के 5,000 घुड़सवारों ने मुगल फौज को घेर लिया।
एक एक कर हिंदू घुड़सवार गिरते चले गए, सेना सिकुड़ती गई। लेकिन मरने की बारी मुगलों की भी थी। एक एक घुड़सवार, एक एक सेना का सिपाही सैकड़ों मुगलों को मार काट रहा था। लेकिन वे कब तक लड़ते? सामने एक विशाल फौज थी। रानी दुर्गावती भी घायल हो चुकी थी और उनके लगभग सभी सैनिक मारे जा चुके थे। तब महावत ने रानी दुर्गावती से कहा, जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची है। आप कहें तो मैं आपको यहां से सुरक्षित जगह पर ले जा सकता हूं। यह सुनकर रानी दुर्गावती ने कहा कि जब युद्ध भूमि में जीत नहीं सकते तो यहां से जीवित वापस भी नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपने अंगरक्षक से कहा कि मुझे मार दो, लेकिन अंगरक्षक के हाथ कांपने लगे। वह अपनी रानी का अंत नहीं कर सकता था। तब रानी दुर्गावती ने देखा कि मुगलों के हाथों में पड़ने से पहले अपने आप की हत्या करना ही समुचित है, तो उन्होंने कटार निकाली और अपने सीने में पैबस्त कर लिया। रानी दुर्गावती अपने ही हाथों वीरगति को प्राप्त हुई। जब तक वे जीवित रहीं तब तक किसी भी मुगलिया सैनिक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जा सके, उनके शरीर को हाथ भी लगा सके। लोग कहते हैं कि अकबर महान था, शांति का रक्षक था, लेकिन आप सोचिए कि एक शांत राज्य जहां के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, ऐसे शांत राज्य को केवल अपने धन की पिपासा और स्त्रियों के लोभ में अकबर ने अकारण ही नष्ट कर डाला। गोंडवाना में लाखों हिंदू मारे गए। ब्रिटिश इतिहास लेखक स्मिथ कहता है कि भविष्य में भारतीय राज्यों के हड़पने वाले डलहौजी को भी अकबर ने मात कर दिया था। नागरिकों की सुख शांति को अकारण ही हाहाकार में बदल देने वाला व्यक्ति नरपिशाच तो हो सकता है, महान कदापि नहीं हो सकता। 1820 में अंग्रेज प्रशासक सर विलियम हेनरी स्लीमैन ने भारत में अपने प्रवास के दौरान बनाए गए नोट्स में रानी दुर्गावती के बारे में लिखा है कि आज भी उनकी समाधि दो पहाड़ियों के बीच एक संकरे रास्ते पर देखी जा सकती है। ये वही जगह है जहां वो जंग के मैदान में आखिरी बार गिरी थी। समाधि के बगल में बड़े बड़े दो गोल पत्थर हैं। मान्यता है कि ये रानी के शाही ढोल थे जिन्हें पत्थर में तब्दील कर दिया गया। रात के सन्नाटे में आज भी उनकी आवाज जंगल के उस पार तक गूंजती है। वो अपने योद्धाओं की आत्माओं को बुलाती हैं, जिनकी हजारों समाधियां आसपास ही हैं। लेकिन अकबर और आसफ खां के क्रूरता के कृत्य यहीं पर समाप्त नहीं हुए। गढ़मंडल के युद्ध का समाचार वीर नारायण को मिला। वे जानते थे कि कभी भी मुगल सैनिक चौरागढ़ आ सकते हैं, अतः चौरागढ़ में जौहर की तैयारियां प्रारंभ हुईं। रुई, लाख, राल, घास, लकड़ी सब एकत्र कर किले में लाए जाने लगे। शीघ्रता में जैसे भी सूखे और हरे वृक्ष मिले, उन्हें काटकर किले में लाया गया। किले की दीवार के निकट एक बड़े चौक में लकड़ियां बिछा दी गईं। उन पर घास, राल, लाख, रुई जगह जगह लाकर रख दी गई। अब किले के दरवाजे बंद कर वीर नारायण मुगलों की राह देखने लगे। लेकिन आसफ खां ने 2 माह तक चौरागढ़ पर हमला नहीं किया। वह जानता था कि गोंडवाना के बचे सैनिक किले में शरण लिए हुए हैं। गोंडवाना पूर्ण आरक्षित है, अतः वह 2 माह तक चौरागढ़ के चारों ओर के नगर ग्रामों को लूटता उजाड़ता रहा। आसफ खां की इस कार्रवाई से किले में रसद पहुंचनी बंद हो गई और बीते इन 2 माह में किले की रसद धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक 2 महीने बाद आसफ खां ने चौरागढ़ को घेर लिया। गढ़ के भीतर थे 10,000 घुड़सवार और आसपास के ग्रामों से आई कई संभ्रांत घर की कुलवधुएं, बेटियां, राज परिवार की महिलाएं, सरदारों के परिवारों की महिलाएं, कुल 5,000 स्त्रियां किले में थीं। वीर नारायण ने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और दूसरे दिन स्त्रियों के कहने पर जौहर का निश्चय किया गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गढ़ के सभी हिंदू उठे, स्नान किया, महिलाओं ने पूर्ण श्रृंगार किया और एक साथ मंदिर में जा सामूहिक आरती की। फिर सभी महिलाएं और पुरुष अंतिम विदा के लिए एक दूसरे से गले मिले। पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटी भरे कंठ और सजल आंखों से विदा दे रहे थे। मंदिर से चला हिंदू नरनारियों का समूह चिता के निकट आया। एक एक कर महिलाएं चिता पर चढ़ने लगीं। पुरुष वर्ग भी घी के डब्बे चिता पर डालने लगा। वीर नारायण ने अपने 2 विश्वस्त सैनिकों भोज कायस्थ और भिखारी रूमी को बुलाकर जौहर की जिम्मेदारी सौंपी। 2 सेवक और जौहर की पूजा के लिए एक ब्राह्मण को छोड़ वीर नारायण केसरिया वस्त्र पहन सैनिकों के साथ द्वार पर आ डटा। कुछ सैनिक दुर्ग की दीवार पर तैनात कर दिए गए। दुर्ग की दीवार पर खड़े ब्राह्मण ने वेद मंत्रों का पाठ प्रारंभ किया।
ब्राह्मण रोता जाता था और वेद मंत्र पढ़ता जाता था। स्वाहा की ध्वनि के साथ चिता के चारों ओर खड़े लोग चिता पर अक्षत कुमकुम पुष्प बरसा रहे थे। चिता पर बैठी महिलाएं भीड़ में अपने पति, पिता, भाई को पहचान कर हाथ जोड़ अंतिम विदा और दर्शन कर रही थीं। गोद में बैठे नन्हे बच्चे बच्चियों को उनकी माताएं उंगली उठाकर पिताओं को दिखा रही थीं। कुछ महिलाएं रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, लेकिन नेत्र सभी के भीगे हुए थे। पुरुष वर्ग दांत भींचे दृढ़ संकल्प लेता यह दृश्य देख रहा था। वेद पाठ पूरा हुआ। दुर्ग की दीवार पर खड़े ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटियों, हम हिंदू आज तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। तुम्हारी मान मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हें अग्नि देवता को सौंप रहे हैं। मैंने इन्हीं अग्नि देवता की सप्तपदी करवा कभी आप में से कईयों को विवाह सूत्र में बांधा था। मुझे क्षमा करना। आज विवाह सूत्र में बांधने वाला ब्राह्मण तुम्हें अग्नि में होम कर रहा है। ब्राह्मण के संकेत पर भोज कायस्थ ने चिता में आग लगा दी। चिता धूं धूं कर जल उठी। चिता की लपटें उठती रहीं और हिंदू सैनिकों का प्राणों का मोह छूटता गया। दोपहर बीतने तक चिता शांत होने लगी। अब वीर नारायण ने दुर्ग द्वार खोलने की आज्ञा दी। जिनकी माएं, बहनें, बेटियां और प्रियतमाएं उनकी आंखों के सामने जल मरी थीं, वे सैनिक भूखे बाघ की तरह गरजते हुए मुगलों पर टूट पड़े। मुगल सैनिकों में खलबली मच गई। हिंदू तो मरने के लिए सिर पर कफन बांधकर ही निकले थे। साक्षात महाकाल बने वे तलवार चला रहे थे, किंतु मुट्ठी भर सैनिक कब तक लड़ते। रात होते होते सभी समाप्त हो गए, लेकिन मुगलों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ गए। न तो रात में न दूसरे दिन मुगलों को साहस हुआ कि वे किले के निकट जाएं। 2 दिन तक आसफ खां मरे मुगल सैनिकों के लिए कब्रें खुदवाता और उन्हें दफनाता रहा। चौथे दिन मुगल सैनिक किले के निकट आए। द्वार पर आवाज लगाई। किले में बचे थे मात्र 3 व्यक्ति, ब्राह्मण, भोज कायस्थ और भिखारी रूमी। भिखारी ने द्वार खोला। मुगल सैनिक लूट के उद्देश्य से किले में फैल गए। वे तीनों भी लड़ते हुए कट मरे। मुगलों को लूट में मिले अलाउद्दीन खिलजी के समय के सोने की अशर्फियों से भरे 100 घड़े, ढला अनढला सोना, अलंकृत पात्र, जवाहरात और बहुत सारी धन संपदा। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि गढ़मंडल से इतनी संपत्ति मिली कि उसका एक हिस्सा भी गिनना लगभग नामुमकिन है। और इसके साथ मुगलों को मिली 2 अभागी राजकन्याएं, एक 18 वर्षीय कमलावती जो दुर्गावती की बहन थी, और दूसरी पुरगढ़ा के वह 16 वर्षीय राजकुमारी जिसका विवाह वीर नारायण से होना तय था। ये दोनों चिता के किनारे रखे एक बड़े गीले वृक्ष की बड़ी डाल की ओट में जीवित बच गई थीं। धुएं के कारण भोज कायस्थ इन्हें देख नहीं पाया था। इन कन्याओं को और कुछ सामान को आसफ खां ने अकबर के यहाँ भिजवा दिया, लेकिन फिर वही उसने पूरी संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए और अकबर को आसफ खां पर हमला करना पड़ा ताकि उसे उस संपत्ति का हिस्सा मिल सके। और अंततः यह सारी संपत्ति और वे दोनों सुंदरियां भी अकबर के पास पहुंच गईं। उन दोनों स्त्रियों को अकबर के हरम में पहुंचा दिया गया और संपत्ति अकबर के खजाने में। और इस तरह से गढ़मंडल का दर्दनाक अंत हुआ। मित्रों, इस कहानी को हिंदू और मुस्लिम के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मुगल सभी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो नहीं ही करते हैं और उस समय राजाओं के बीच में इस तरह की प्रतिस्पर्धा रहती थी। हालांकि यह भी बात सत्य है कि मुगलों में लूट की यह चेतना अधिक दिखाई पड़ती है। तो आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।